स्वागत है आपका इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आज बातचीत होगी आवाज अड्डा में मार्केट के उस संदर्भ की जिसको लेकर के अक्सर ये चिंता होती थी या हो रही भी है कि क्या मार्केट बहुत महंगा है, क्या इसके वैल्यूएशंस बहुत ऊपर निकल गए हैं क्या। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आती हैं तो मन में सवाल उठते हैं कि ये मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है। निफ्टी पिछली बार जब वो उसने 16 से 17 हज़ार की जब जर्नी की तो मात्र 19 ट्रेडिंग सेशंस लिए, तो ये मन में एक सवाल उठना लाजमी है। तो इसका जवाब भी ढूंढना उतना ही लाजमी है कि क्या वैल्यूएशंस के तरीके जो हम लोग लगाते हैं उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है, या कैसे माना जाए कि मार्केट या कोई भी स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अब महंगा हो रहा है। मूल प्रश्न ये है। जैसे निफ्टी को अगर आप देखें इस समय तो निफ्टी करीब 26.5 के मल्टीपल पे मिल रही है, जो कि काफ़ी ऊंचा माना जाता है। ट्रेडिशनली उनको लगता है 26 26.5 से ऊपर जब निफ्टी जाता है तो पीक की तरफ होता है, क्योंकि इससे पहले के इतिहास को आप टटोलेंगे तो वहाँ पे जाके मार्केट में वीकनेस आती है। और जो 650 रुपये की इसकी EPS बनती है वो भी आपको लगता है कि हाई है। लेकिन जब एक आंकड़ा पिछले दिनों आया कि मार्केट कैप टू GDP यानी भारत की जो कंपनियां हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनकी जो वैल्यू है वो GDP से बहुत ज़्यादा निकल गई है। उसका जो मीडियन है वो तो बहुत ही कम था 75, लेकिन 172% हमारा था। तब फिर ये सवाल एक बार उठा कि वैल्यूएशंस बहुत रिच हो गए हैं, शायद मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं वैल्यूएशंस को लेकर के। तो आज हम मेजरली ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार वाकई ओवर वैल्यूड है और जो वैल्यूएशन ये मांग रहा है वो ज़्यादा है, किस वजह से वैल्यूएशन मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हमें वैल्यूएशंस के तरीके और नज़रिए को बदलना चाहिए, क्योंकि अब तक जो हम ट्रेडिशनल तरीके से वैल्यूएशंस करते हैं क्या उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है। इसी पे आज बातचीत होगी। साथ ही कोई नई थीम अगर निकल के आ रही है मार्केट में या कोई नई चीज़ निकल के आ रही है जिससे इसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो उस पर भी बातचीत होगी। तो आज एकदम आसान शब्दों में मोटी मोटी बातों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे क्या बाजार वाकई महंगा है। बातचीत करें हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अजय बग्गा जी हमारे साथ हैं। जाना माना नाम है, मार्केट में बैंक में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं और हमें आज समझाएंगे भी। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड सक्सेसफुल फंड मैनेजर, MD एंड CEO हैं बिरला सन लाइफ के, सुंदरम म्यूचुअल फंड के। और इसके साथ ही प्रकाश दीवान जी हमारे साथ हैं जो अक्सर आवाज़ पे आप देखते होंगे, और गुरमीत चड्ढा जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल फाइनेंस के CEO और फाउंडर हैं। इनसे भी समझेंगे, क्योंकि मैंने रखा कि एज ग्रुप भी देखना चाहिए कि नए ज़माने के भी लोग हैं, पहले से जो लोग इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन सबको मैंने इसमें आज शामिल किया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल सर एकदम आसान भाषा में सुनील जी समझाइए मुझे कि क्या मार्केट महंगा है क्या बहुत? मेरी समझ में नहीं। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि मार्केट को वैल्यूएशन की बात कही, P रेशियो को अक्सर यूज किया जाता है मार्केट की वैल्यूएशन, पर P रेशियो एक सिंपल सी चीज नहीं है। उसमें 3 तरह की चीज होती है। एक होती है ट्रेलिंग P, यानी पुराने साल की अर्निंग्स को आज के दाम से डिवाइड करके देखना। उस पे क्योंकि पिछले साल का जो भी माहौल था उसके हिसाब से आपको P रेशियो हाई दिख सकता है और एक गलत फहमी हो सकती है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। सेकंड होती है फॉरवर्ड P। अब ये फॉरवर्ड P में भी 2 तरह की चीज होते हैं। एक, कौन से साल का फॉरवर्ड ले ले, तो अगर इस साल में है और इस साल के एंड की फॉरवर्ड ले रहे हैं तो करीबन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट वही करती है। तो इस साल में जो उम्मीद है, अभी इस साल में सेकंड वेव आई तो उसके ऊपर कुछ अर्निंग्स में दबाव आ सकती है उस वजह से, मगर सही तरह से देखना चाहिए तो सितंबर के बाद अगले साल का डिस्काउंटिंग होता है, यानी PE का 1.5 साल के बाद, तो उसमें आप देखेंगे तो मार्केट सही एक वैल्यूएशन, डिसेंट वैल्यूएशन पे है। सेकंड चीज है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो देखने चाहिए कि आज के दिन में, क्योंकि इंडिया एक वी शेप रिकवरी, पोस्ट कोविड सेकेंड वेव बाउंस बैक और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल जो दिखा रही है, उसके ऊपर आपको PE के अंदर PG यानी PE ग्रोथ, यानी ग्रोथ इन अर्निंग्स को लेकर प्राइस को डिवाइड करें तो आपको यह पता लगेगा कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया की जो है उस हिसाब से मैं समझता हूं कि मार्केट रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ही है। तो एज एन इन्वेस्टर आपकी जो आउटलुक है उस टाइम फ्रेम पे, अगर 3 साल से बाद का आउटलुक है तो आपको उस तरह से 1.5 साल का PE और PE ग्रोथ को आप हाथ में लेके देखेंगे
तो मैं समझता हूं कि मार्केट की वैल्यूएशन बहुत रीजनेबली वैल्यूड ही मैं समझूंगा। अगर 12-18 महीने की बात है और इस साल की पी के बारे में आप डर रहे हैं, शायद आपके मन में ये सोच आ सकती है कि क्या ओवर वैल्यूड है, मगर इन्वेस्टमेंट का आउटलुक ऑलवेज मैं कहता हूं कि 3 से 5 साल का रहना चाहिए जब आप एंटर करते हैं मार्केट में। जी अजय बग्गा सर, ये पीजी वाला इशू भी समझेंगे आपसे, लेकिन मैं दूसरा सवाल इसी से काउंटर करके पूछता हूं। देखिए कितने साल की फॉरवर्ड लुकिंग हम करें, दर्शकों को आसान भाषा में समझाते हैं कि आप अगले 1-2 साल की उसकी अर्निंग को डिस्काउंट कर रहे हैं इस प्राइस में, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो पता नहीं और कितने आगे के साल की डिस्काउंटिंग करें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखिए अमेरिका और तमाम देशों से बहुत पैसा आया, बहुत प्रिंटिंग हुई नोट की, इसलिए वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। अश्वथ दामोदरन जो वैल्यूएशन के गुरु मानते हैं वो एक अपना अलग फार्मूला देते हैं कि वैल्यूएशन कैसे आपको देखने चाहिए। तो मूल सवाल मेरा ये है कि क्या वैल्यूएशन के तरीके अब हमें बदलने पड़ेंगे? हम अभी तक जिस तरीके से कर रहे हैं कि ब्रिक एंड मोर्टार की एक फैक्ट्री लगी है, उसमें से जितना उत्पादन होता है उसकी जो बैलेंस शीट बनती है उसको हम वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन अब जो नए एज के काम धाम हो रहे हैं उससे वैल्यूएशन के तरीके बदल सकते हैं? देखिए नीरज जी, हमें आसान भाषा में समझाना है लोगों को। सुनील जी ने जो कहा वही हम कहते आए हैं कि पीईजी देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है। भारत में आम निवेशक के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या बताना है लोगों को कि इस समय क्या करना है। एक चीज तय है, टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये वैल्यूएशन आगे बढ़ेगा कि ये एकदम से गिरेगा। आप पिछले हम हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि जब इस तरह के वैल्यूएशन बढ़ने लग जाते हैं और जब रिटेल निवेशक ऐसे आते हैं। अब मैं आंकड़े आज स्टडी कर रहा था, इस 5 महीने में 78 लाख नए म्यूचुअल फंड फोलियो खोले गए। पूरे पिछले साल में 18 लाख खोली है। 23,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स के एनएफओस में पिछले महीने में आया। एसआईपी 4 करोड़ 32 लाख आने लग गए। 9,900 करोड़ के दर महीने एसआईपी आ रहे हैं। तो रिटेल का बहुत बोलबाला हो रहा है। ये एक नई चीज है, ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं होता था रिटेल का। ये मार्केट को जरूर संभालेगा, क्योंकि 1,20,000 करोड़ अगर आपके एसआईपी के तौर पे ही आते हैं और ये लंबी अवधि का पैसा आता है, ये मार्केट्स को काफी स्ट्रेंथ देता है। तो पैसा बहुत है, वैल्यूएशंस कम नहीं है। वैल्यूएशन बहुत एक हम कहते हैं आर्ट ऑफ वैल्यूएशन होता है, साइंस कुछ नहीं है उसमें। आपको देखना पड़ेगा कैश फ्लोज। तीसरा जो बात है, जो नीरज जी आपने कहा, मॉडल्स बदलते हैं हर बारी। 2000 में भी ऐसा ही था। तब कैश बर्न होता था कि भाई आप रेवेन्यू देखिए और कितनी जल्दी हम कैश को बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट मत देखिए। वही समय लौट आया है प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी का, जबकि प्राइवेट इक्विटी वाली कंपनियां पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। तो जो 2,000-3,000 करोड़ का घाटा बना रही हैं कंपनियां, वो पहले कभी भारत जैसे मार्केट में लिस्ट नहीं होती थी। अमेरिका में तो $2 ट्रिलियन की ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में हैं और जो लिस्टेड हैं। 2 ट्रिलियन का उनका मार्केट कैप है। तो ये प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी पब्लिक मार्केट्स में आ गया है। अब क्या ये प्राइवेट इक्विटीज ने हाथ जोड़ जोड़ के आपस में हाथ मिला के वैल्यूएशन करके क्या ये चूना लगाया है पब्लिक मार्केट को, या ये कंपनियां आगे बढ़ेंगी, कहना मुश्किल है। इसमें से कौन अमेज़न और फेसबुक बनेगा, कोई तो बनेगा। बट आज कहना, सब कहते हैं मैंने अमेज़न में पैसा तब डाला, मैंने फेसबुक में तब डाला था। आज अगर आप किसी से पूछिए कल का अमेज़न, कल का फेसबुक कौन है, वो कहना बहुत मुश्किल है। तो आम निवेशक के लिए क्या है, डाइवर्सिफाइड रहिए, सब कुछ ओन करिए। ये प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी में से भी 1 या 2 कुछ निकलेगा जो 100 गुना बढ़ेगा। तो हर एक में छोटा छोटा पैसा डाल के आप बने रहिए। बाकी म्यूचुअल फंड को पैसा दीजिए, ईटीएफ्स में पैसा लगाइए। जितना इस पर दोबारा आएंगे हम लोग कि कब कहाँ कैसे पैसे लगाने, पहले थोड़ा इस पहेली को और समझ लेते हैं। सुनील जी, एक सवाल आपसे और है। पैसा बहुत आ रहा है इसलिए बाइंग हो रही है, ये फैक्ट है। खूब पैसा आ रहा है, 10,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है, अलग से भी लोग डायरेक्ट इक्विटी में भी जा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, फाइज भी खरीद रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत नहीं बढ़ रही है लेकिन उसमें पैसे बहुत आ रहे हैं, तो उसके वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को हो सकता है डर लगता हो कि
चीज तो वही है, लेकिन दाम रोज 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लोग मानते हैं कि वैल्यूएशन महंगा हो गया, डरना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना मूल सवाल पूछ रहा थी, क्या वैल्यूएशन देखने का कोई तरीका बदल गया है क्या? बिल्कुल, क्योंकि नए जमाने की कंपनी जैसे जोमेटो, राइट, जो आई हैं, अभी ओला भी आएगी और पेटीएम भी आएगी, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि कैश बर्न, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्योंकि विनर टेक्स ऑल होता है और बाकी सब गिरते हैं, तो विनर बनने में पीछे है। उस विनर बनने की इनिशियल जो ट्रैक रिकॉर्ड वो दिखा के फिर कैपिटल मार्केट्स में आ रहे हैं ना, तो उसको जज करने के लिए आपको पुराने जमाने की जो कहने अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये टेक्निक्स बिल्कुल काम नहीं आएगी। इनको समझने के लिए आपको नए जमाने के निवेशक और नए जमाने की खर्चा जो करते हैं, जो स्विगी से खर्चा करते हैं, जोमेटो से करते हैं, जो यूट्यूब देखते हैं, जो अमेजोन में कुछ करते हैं, तो उनकी सोच से किस तरह की, जैसे कहते थे ना आईबॉल्स, कितना आईबॉल्स गैदर कर रही है एक टीवी चैनल, उस हिसाब से उसको वैल्यूएशन करना चाहिए। तो ये न्यू एज सेक्टर्स के लिए जरूर नए नए तरीके हैं जिसको प्राइवेट इक्विटी लोग समझते हैं और इसलिए वो निवेश अर्ली स्टेज में करते हैं। और जब वो कैपिटल मार्केट में आते हैं उसको दो चीज होती है, एक होती है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहती है क्योंकि दूसरा कोई नए ऐसी आइडेंटिटी पे निवेश करे, मगर सेकंड चीज होती है ग्रोथ कैपिटल की जरूरत पड़ती है इन कंपनियों को, और वो अपना पैसा और उसके पीछे नहीं डालना चाहते हैं और ग्रोथ कैपिटल के लिए इक्विटी मार्केट में आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये नए तरह की वैल्यूएशन जो है, जैसे अजय जी ने बताया, आम निवेशक के लिए यह समझना मुश्किल है। तो म्यूचुअल फंड्स ना, जैसे सर्विसेज सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स होती है, वो इनको जज करती है। अब जैसे अजय जी ने यह भी कहा कि एक 10 में से एक भी आपको लग गया लॉटरी, तो समझिए कि पूरे का कॉस्ट रिकवर करके आपको प्रॉफिट आ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, मगर जरूर जो आपने चीज कहा, ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मॉडल्स को यहां अपनाना बहुत गलत होगा। मगर फिर क्या स्टडी करना पड़ेगा, रिटेल निवेशक को करने की इतना इंफॉर्मेशन, डेटा, समझ, अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूं कि नहीं होगा। तो एक्सपर्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड के हाथ में देंगे तो वो आपका सही इसका इस्तेमाल करेंगे और ऐसी कंपनियों में भी निवेश करेंगे। फिर ऐसे रिटेल निवेशक, जैसे आप कह रहे हैं कि हर रोज दाम बढ़ रहा है तो जाके डालते हैं, पर एक ना एक दाम गिरेगा तब नाराज होकर बाहर निकलेंगे। तो एक एक्सपर्ट के हाथ में देकर उनको ये वैल्यूएशन का, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन कैसे जज करने हैं, उनके एक्सपर्ट्स के हाथ में छोड़ना ही बेहतर होगा। बट आपका सवाल सही था कि पुराने जमाने के वैल्यूएशन मॉडल इन तरह की कंपनी जी सुनील जी, हमने एक आवाज ने एक बीड़ा उठाया है कि हम अपने जो हमारे जो दर्शक छोटे निवेशक हैं, अब उनको थोड़ा मार्केट ज्ञान भी वीकली दिया करेंगे जिससे वो खुद भी समझ सकें। अब जैसे आईआरसीटीसी की कंपनी देखिए आप, अभी ट्रेनें फुल फ्लेजेड चल नहीं रही है, लेकिन स्टॉक 10 गुना हो चुका है लिस्टिंग के बाद से। तो मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ जो हमने गए तो यो बार बार आपके मन में सवाल उठता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको समझने में आसानी होगी। उसी बेसिक क्वेश्चन पे अब इनके पास चलेंगे, प्रकाश जी के पास। अब आप निफ्टी की वैल्यूएशन देखिए, आप 3.5 पे है, बुक वैल्यू 4.3 पे चल रही है, 651 का इनका ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो सिंपल कैलकुलेशन हमने 8 सितंबर का लिया है। और मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो 2.25 गुना। ये मन में बहुत सारे सवाल उठाती है। प्रकाश दीवान जी, आप जब किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें, कैसे आपको लगता है कि जो उसका मल्टीपल है उसको हम जस्टिफाई करेंगे, बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या खास चीज आप देखते हैं उस कंपनी में? नीरज जी देखिए, जो पारंपरिक बिजनेसेस का आंकलन करने का तौर तरीका था, मैं पहले उसकी बात करता हूं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत सिंपल हुआ करती थी लाइफ कि आपने एक पर्टिकुलर एसेट बेस है आपके पास और उस एसेट बेस में से किस टाइप की चीजों का उत्पादन हो सकता है, किस टाइप की सर्विसेज की डिलीवरी हो सकती है,
उसमें कितनी कमाई हो सकती है, और आप उसको उस पे एक वो डालने की कोशिश करते थे, एक आंकड़ा कि भाई अगले 2 साल 3-5 साल में कितना ग्रो हो जाएगा और उसकी आज कीमत क्या होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि हर साल मुझे 15% रिटर्न आना है मेरे बिजनेस में से, तो अगले 4-5 साल में इतना आएगा, तो आज मैं उसके लिए क्या देने तैयार हूं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से आप उसको डिस्काउंट करते थे। हुआ ये है कि मेरा जो मानना ये है, और हम लोग भी इससे जूझ रहे हैं, जैसे अजय ने कहा कि ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये बिजनेसेस बहुत नए हैं, अभी तक इनकी कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना जिसको हम समझ पाए या जिसके हम लोग कंपैरिजन कर सके। अब होता है ये कि जो नए बिजनेसेस हैं, डिजिटल साइड में जो है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, उसमें जिस टाइप की ग्रोथ आ सकती है उसका अनुमान आप और मैं लगाने की कोशिश करेंगे तो हम शायद गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ सकते हैं। या अभी तक जैसे जोमेटो का बिजनेस है, या IRCTC का बिजनेस है, या आप कोई और ले लीजिए CDSL का बिजनेस है। अब ये कभी सोचा नहीं था कि जो 3 साल में बढ़त हासिल हुई थी CDSL के खातों में, वो आपको 2 तिमाही में मिल गया। तो इस टाइप में जब ग्रोथ आना शुरू होता है तो आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी उलट पुलट हो सकती है। तो वैल्यूएशन का तौर तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको अगर बिजनेस की कमाई की ट्रैजेक्टरी समझ आने शुरू हो जाती है, या उसका अंदाजा लगना शुरू हो जाता है, एक एस्टिमेशन शुरू हो जाता है, तो आप उसकी करंट वैल्यू को एनालाइज कर आंकलन कर सकते हैं या एक आंकड़े पे केंद्रित हो सकते हैं। बट पारंपरिक बिजनेसेस में वो इजी था, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री थी। अब आज के जो बिजनेस है, चाहे आप IT में ले लीजिए, अब IT में जो बिजनेसेस है वो डिजिटलाइजेशन को लेके इतने अलग है। जो पहले तो सब सॉफ्टवेयर बनाते थे, कतार में सभी खड़े थे, एक ही काम करते थे। जो 2000 तक, सन 2000 में हमने देखा जो ग्रोथ शुरू हुआ, 10 साल चला। लेकिन जो अब शुरू हुआ है बिजनेस, चाहे वो ई-कॉमर्स का हो या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। कहीं भी आपको मार्केट खुल सकती है, बहुत जल्दी तेज रफ्तार से खुल जाती है। आप दुकान नहीं खोलनी है, आपको डिजिटल दुकान खोलनी है, तो डिजिटल दुकान खोलने में कोई समय नहीं लगता, लागत नहीं लगती, एरर्स आपके इतने, मार्जिन ऑफ एरर आपका जो है वो काफी कम हो जाता है। सो ऑल दैट इज एडिंग टू दिस कंफ्यूजन। मैं एक सिंपल चीज किसी को समझा रहा था कुछ समय पहले, और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस बात को छेड़ा है कि लोगों को समझना जरूरी है कि नए बिजनेसेस का आंकलन करके हम लोग ले या ना ले, या ले तो कब तक लेके रखें और बेचें। सिंपल लॉजिक ये था कि कोई भी खेत, जमीन आप लेना शुरू करते हैं या लेने की बात करते हैं, तो उस पर उपज क्या आती है, चाहे वो गन्ना लगाए या मक्की लगाए या गेहूं लगाए, उसका आपको आइडिया होता है। इसलिए आप उसको जमीन का भाव एक लगाते हैं कि भाई पर एकड़ हम इतना देंगे, यार कनाल का इतना देंगे। हो ये रहा है कि ये अब ऐसे खेत आए हैं जिसकी नई फसल जो है वो बिल्कुल नहीं है, उसका हमको अंदाजा ही नहीं है कि किस रफ्तार से फसल बढ़ेगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। उस वजह से उस जमीन का आंकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कई जगह मुझे लगता है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एक्सुबरेंस, जिसको हम कहते हैं कि हम लोग ज्यादा ही उत्तेजित हो गए हैं कि भाई इसमें तो बहुत कुछ निकलेगा, ये जो जमीन नॉर्मल उपज नहीं करेगी, ये तो सोना उगलेगी। तो उस वजह से उसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठोकर भी लगेगी, गलती का एहसास भी होगा और करेक्शन भी होगा। सो ये आइटरेटिव प्रोसेस है कि गलती होगी, सुधरेगी, फिर अगली गलती करेंगे, फिर सुधरेगी, लेकिन प्रोसेस इज स्टिल अंडरवे। और अभी तो शुरुआत है हिंदुस्तान की कंपनीज में डिजिटलाइजेशन को लेके या नए प्लेटफॉर्म्स को लेके। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इसको सोच समझ के ही करना चाहिए। और जैसे सुनील ने कहा कि आपके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी का नजरिया भी रखते हैं, जो अनलिस्टेड स्पेस में जिन्होंने काम किया उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि उनका तौर तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। जो लिस्टेड स्पेस में डिटेल्स या डेटा हमारे पास रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो उस लिहाज से होता है। हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं वो कन्वेंशनल तरीके से अगर करें, देखने जाए तो ये हर चीज आपको महंगी लगेगी और आप इसमें हिस्सेदारी ले ही नहीं सकेंगे। प्रकाश जी, बिल्कुल आप इसी पॉइंट पे आप ले आए हैं। कहते हैं ना कि बड़े सोच के उलझाई है गुत्थी, ये आसानी से नहीं सुलझेगी, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसको सुलझाएं कि अगर कोई स्टॉक बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें बड़ा, तो वो सस्ते पी पे क्यों मिल रहा है? और कोई स्टॉक अगर बहुत ही महंगा हो चला है तो फिर उसमें बाइंग क्यों हो रही है? ये सवाल है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब एक उदाहरण से आते हैं। गुरमीत भाई, आपके पास 40 का पी है TCS का, टू बी प्रिसाइज 39 का, और 140 का पी है हैप्पीएस्ट माइंड का। अब बताइए क्या करें? नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं एक हमने नीरज जी देखा है, अगर पास्ट एक्सपीरियंस से जाए, जब भी हम ओवर पे करते हैं, चाहे कोई भी अच्छी स्टोरी हो, कई उसके वर्ड यूज होते हैं, ग्रोथ एट एनी प्राइस बोलते हैं, नियर टर्म रिटर्न्स आपके
जो है थोड़े कम हो सकते हैं। तो आईटी सर्विसेज जो बिजनेस है उसमें अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को टीसीएस से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को पूरा डिजिटल कंपनी बोलते हैं, अपने आप को अलग अलग बिजनेस उनको इंक्यूबेट कर रहे हैं। बट मैं मानता हूं कि वैल्यूएशन जो है वो हायर साइड पे है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन आईटी को, जो कि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं है, आपको एप्पल 28-29 पी पे मिलता है, आपको गूगल, आपको माइक्रोसॉफ्ट 25 से 30 पी पे मिलता है। तो जब आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं और यहाँ निवेशकों को, क्योंकि अब हम इन बाजार में हैं जब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम सारे बाजार, सारे स्टॉक्स को वैल्यूएट कर सकते हैं। एनएससी ने अभी घोषणा करी है कि हम ऑफशोर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, 40 का मल्टीपल अगर आप आईटी सर्विसेज को देंगे नियर टर्म में, तो आपके जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हैं वो थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं मेरे नजरिए से। तो जब आप आईटी बास्केट को देखें, आप इंक्लूसिव बास्केट को देखें, और उसको आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक नैस्डैक ईटीएफ ले सकते हैं, क्योंकि नैस्डैक प्रेडोमिनेंटली टेक्नोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब टेक कंपनीज का मल्टीपल हमारी आईटी सर्विस कंपनी से कम है। लेकिन आईटी एक अच्छे मीडियम टर्म, मेरा ये मानना है कि एक अच्छे ट्रेंड में है। क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन अभी 30-40% ही हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और बाजार शायद थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो इसको जल्दी प्राइस कर रहा है। बट अगर आपके पास 3 से 5 साल समय है तो आप थोड़ा स्टैगर्ड वे में ले सकते हैं, और आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लार्ज और मिड कैप का। अगर आप लार्ज आईटी कंपनीज में देखेंगे तो शायद एचसीएल आपको 25-26 मल्टीपल पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप मिड कैप पे आएंगे, वहां आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज ने अभी 20% एबिटा मार्जिन की और डबल डिजिट गाइडेंस दी है, जैसे माइंट्री ने दी है। तो आप थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में अगर इन्वेस्ट करेंगे और डिप्स को यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इस समय रिस्क मैनेज करने की जरूरत ज्यादा है। गुरमीत भाई, डिप्स में लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे हर महीने, ये इस पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो एकदम मतलब सोची समझी और टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है। किस पे करें, हम तो इसको आज डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, या टीसीएस में लगाएं, या दोनों में लगाएं। देखिए, मैं ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दिन में हम कम से कम 200 बार ये सवाल हमारे पास दर्शकों के आते हैं कि भाई इतना वैल्यूएशन हो गया, फिर भी आप लोग कह रहे हो नहीं मार्केट अभी ठीक ठाक है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां थोड़ी देर के लिए मुझे प्रकाश जी ले गए थे, कि क्या हम तरीका बदल दें अपना वैल्यूएशन करने का पूरा। गुरमीत जी, तरीका बदलने की जरूरत नहीं है नीरज जी, आपको फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट करना है। हाँ, तो आप जैसे अगर देखिए आईटी का इंडिया में वेटेज अगर आप देखेंगे, निफ्टी में देखेंगे तो 15% है। अगर आप S&P 500 में देखेंगे या आप चाइना में देखेंगे तो ये 30% वेटेज है। तो जैसे जैसे और वक्त बीता जाएगा, आईटी का वेटेज इंडेक्स में बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 3-5 साल में आईटी ओवरऑल, और आईटी में सब आता है, प्लेटफॉर्म प्ले भी आएंगे। आपने IRCTC का नाम लिया, IEX का नाम लिया, हैप्पीएस्ट माइंड्स का नाम लिया, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको एक बास्केट की तरह लीजिए, इसमें कुछ आप ब्लू चिप लीजिए जो स्टेबल है, कुछ आप इमर्जिंग और मिड कैप थीम्स लीजिए, जैसे आपने हैप्पीएस्ट माइंड या माइंट्री बोला, या कल को आप कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म प्लेस देख सकते हैं, या मार्केट प्लेस देख सकते हैं जो आने वाले समय में आएंगे। एनएससी मेरे हिसाब से कल को अगर आता है, मेरे हिसाब से वो भी एक आईटी कंपनी है, प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो आप इसका एक बास्केट करिए, कुछ ओवरसीज भी देखिए, और लंबे समय के लिए करिए। और अगर आपको डिप मिलता है और अगर आप स्टैगर कर सकते हैं तो वो एक बेहतर अप्रोच है। सारा पैसा अभी डालना और पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से अपना एक्सपेक्टेशन रखना मेरे हिसाब से हानिकारक हो सकता है। अब इससे थोड़ा सा एक सवाल आगे पूछते हैं, बिजनेस मॉडल पे फोकस करें या अर्निंग्स पे फोकस करें? अजय बग्गा सर। ओके, नाम नहीं आया। जब मैं एक तराजू रखूं तो बिजनेस मॉडल को ज्यादा वे करूं या अर्निंग्स को करूं? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की अर्निंग फ्यूचर में आएगी ऐसा उम्मीद है, और मार्केट फ्यूचर को बाई करने लगता है। और जो बात अभी गुरमीत कह रहे थे कि जो नई जमाने की कंपनीज आ रही हैं, जिनके लिए वर्चुअल दुनिया उनकी ग्रोथ है, विदाउट सेइंग, मैं किसी कंपनी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीरोधा की ग्रोथ बाकी कंपनीज के लिए सबक है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब जीरोधा शुरू भी हुआ, किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से एक्सप्लोजन होगा। भारत में ये इक्विटी कल्ट आएगा, और ये 2 साल का कोविड आ जाएगा जब सब लोग घर बैठे होंगे। गेमिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ये हमने कभी नहीं सोचा। मैंने भी 32 साल बिताए इस मार्केट में, ये गेमिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखा। 2000 में भी देखा, काफी लोगों ने नौकरियां छोड़ी, बिजनेस छोड़ा क्योंकि पैसा डबल हो रहा था। 1992 में देखा मैंने, 2000 में देखा, 2007 में देखा, जब 2003 से 7 में जब 7 गुना मार्केट बढ़ गया था, तब भी देखा लोग नौकरियां छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग में आ रहे थे। बट ये जो गेमिफिकेशन हुआ, जो प्रकाश ने भी बोला, वो कभी नहीं देखा नीरज जी। तो अब मॉडल क्या लेना है? देखिए, मैं कहूंगा आपको कॉम्बिनेशन लेना है। आप देखिए टेलीकॉम जब शुरू हुआ, जब ये लेते थे 36 रुपए पर मिनट करते थे, कोई तब बोलता कि भाई इनके पास 30-30 करोड़ कस्टमर होंगे 2021 में, आप भाग के सारी कंपनियां खरीदते। बट वो कंपनियां बर्बाद हो गई जब उनका रेवेन्यू चला गया, जब उनका अर्निंग्स नहीं आया। तो कॉम्बिनेशन होता है 4-5 चीजों का। कुछ निवेशक 12 फैक्टर्स देखते हैं। मैं कहूंगा मोटे तौर पे सबसे बड़ी चीज है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ख्याल रखता है, वो सबसे बड़ी चीज है। और यही जो इंडियन आईटी की स्टोरी थी, वो यही स्टोरी थी कि बहुत अच्छे मैनेजमेंट आए, प्रोफेशनल्स आए। इंडियन फाइनेंशियल्स क्यों लोग खरीद रहे हैं? आज के दिन में 31% एफआईज का जो निवेश है भारत में फाइनेंशियल्स में है, क्योंकि आरबीआई जैसा रेगुलेटर बैठा है, विश्व का वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर उनके सिर पे बैठा है। रूल ऑफ लॉ है, अनलाइक चाइना जहां रूल ऑफ पार्टी है। तो मैनेजमेंट, दूसरा बिजनेस मॉडल। बट बिजनेस मॉडल 3 साल में बदल जाते हैं, 5 साल में बदल जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेज़न का क्लाउड सर्विसेज ज्यादा बढ़ेगा। कि सबने सोचा था किताबें बेचने वाली कंपनी है और फिर गुड्स बेचने वाली कंपनी, ई कॉमर्स। अब उसका क्लाउड सर्विस इतना बड़ा हो गया। माइक्रोसॉफ्ट देखें, कल बिल गेट्स ने 4 सीजन्स होटल खरीद लिया अपने प्राइवेट उसमें। 71% अब ओनर हो गए हैं, प्रिंस अल वलीद से उन्होंने खरीद लिया। नारायण मूर्ति बिगेस्ट रिटेलर है रिलायंस के बाद। अगर आप देखिए क्लाउड टेल के थ्रू जो वो कर रहे हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा था इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो मैनेजमेंट, दूसरा बिजनेस मॉडल, और फिर अर्निंग क्षमता देखते रहिए। अगर नेगेटिव मार्जिन पे कोई काम कर रहा है, ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। प्राइवेट इक्विटी में ये सब होता है और वो एक दूसरे को बॉल फेंकते रहते हैं। अभी मैंने देखा एक प्लेटफॉर्म कंपनी है होटल्स, जो कहती है मैं सबसे बड़ा होटल ओनर हूं। वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है एक, जिससे आप एयरबीएनबी की तरह कर सकते हैं। 5 मिलियन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया और अपना वैल्यूएशन बढ़ा दिया, और उस वैल्यूएशन का डबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहते हैं हम आपको दिला देंगे। अंदर रेवेन्यू नहीं है, अंदर प्रॉफिट नहीं है। वो कब तक चलेगा? क्या वो एयरबीएनबी बन जाएगा, क्या या वो वीवर्क बन जाएगा? वो हम कह नहीं सकते। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के यही कहता हूं, डाइवर्सिफाई। रिसर्च क्या है नीरज जी? 1926 से लेके 2019 तक स्टडीज हुई हैं। हर 5 साल में ये स्टडीज कर रहे थे। अबाउट 65,000 कंपनीज वर्ल्ड वाइड की इन्होंने स्टडी की। केवल 4% कंपनियों ने पूरा मार्केट रिटर्न दिया। और भारत में भी देख लीजिए, हम कहते हैं 7,000-8,000 कंपनियां हैं, बट आप निवेश करने जाएंगे, सुनील भाई से पूछिए, 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा आप हाथ नहीं लगा सकते। और इम्पैक्ट कॉस्ट ही इतना, और कौन चला रहा है उस स्टॉक को 250 के बाद, कुछ आपको पता नहीं। तो और मैं आज नहीं कह सकता ये 250 में से 250 कौन रहेंगे। आप 1980 का सेंसेक्स देखिए, आपका सेंसेक्स देखिए, 5-6 कंपनियां रह गई होंगी बस। तो वो भी नहीं। इसका सबक ये है ना कि आपको उसकी जो सालाना एक रिपोर्ट आती है, इसको एनुअल रिपोर्ट कहते हो, पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे अमेजॉन का बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया, तो उन्होंने क्लाउड में काम करना शुरू किया, फिर रिटेलिंग में जाएंगे। ये ओवरनाइट नहीं हुआ था। जो लोग उस कंपनी को करीब से ट्रैक कर रहे थे, उनको मालूम था ये बिजनेस कहाँ डाइवर्सिफाई हो रहा है। जब नौकरी ने अपने बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप में पैसे लगाने शुरू किए थे, तो जो लोग कंपनी ट्रैक कर रहे थे, उनको पता था कि कहाँ से बड़ी ग्रोथ आ सकती नौकरी के लिए, यानी इन्फो एज को इतना वैल्यूएशन मिलेगा। तो हम अपने दर्शकों को सर वहीं ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस जमाने के जो स्टार्टअप के शाइनिंग स्टार्स हैं उसकी तरह सोचें। हम वो 250 में जो 200 मर जाएंगे उन कंपनियों की तरह सोचना नहीं चाहते, हम उस 50 की तरह सोचना चाहते हैं। सुनील जी, एक छोटा सा सवाल है कि
एक ही सेक्टर की दो कंपनियां एक ही जैसे बिजनेस मॉडल पे हैं, साइज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक का रिजल्ट खराब आया तो उसकी पिटाई हो जाती है और दूसरे का भी खराब आया तो उसको माफी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो पिटाई होती है उसकी स्टॉक की, जो अर्निंग्स ग्रोथ गिरती है, उसके कारण देखने की जरूरत है, राइट। जो देखिए, एक साइक्लिकल कंपनी के लिए फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट गिरती है, मगर क्या वो फिक्स कॉस्ट बढ़ने की कारण ये है कि उन्होंने फ्यूचर कैपेसिटी पे निवेश किया? तो आज के प्रॉफिट गिरेगी इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के कारण, मगर फ्यूचर का प्रॉफिट दुगना 3 गुना हो सकता है। तो आप ऐसे ही खाली नंबर को देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि किस के कारण, अगर उसकी प्राइसिंग पे प्रेशर आ रही है और उसके कारण उसकी प्रॉफिट्स गिर रही है, तो समझिए उसके फंडामेंटल बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस करने की जरूरत है कि प्रॉफिट क्यों गिरी। और सेकेंड चीज, मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इस क्वार्टर के प्रॉफिट को छोड़ दो, राइट, मगर फ्यूचर में किसकी ऑप्शंस बेटर है रिकवरी के लिए इस बैड प्रॉफिट सीजन से। तो ये दो चीज, एक फ्यूचर पे हाथ, दूसरा क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिट ड्रॉप करने का कारण क्या है। इन्वेस्टमेंट के कारण प्रॉफिट गिरती है तो एक्चुअली वो अच्छी चीज है, मगर प्राइसिंग और मार्जिन में मेंटेन करने की प्रॉब्लम है तो फिर उसको पिटाई मिलती है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है मेरी, तो वही अपनाने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप परमिशन दे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन का भी कुछ आंसर दे सकता हूं। दीजिए सर, दीजिए, संक्षेप में दीजिएगा सर, दीजिए। हाँ, तो जो अजय जी ने कहा उसको मैं कहूंगा कि अगर समझिए मॉडरेट इन्वेस्टर हो और आपने पूछा कि सवाल बिजनेस मॉडल पे निवेश करना चाहिए या फिर ग्रोथ यानी फिनोमिनल अर्निंग्स ग्रोथ पे निवेश करना चाहिए, तो आज के दिन में आपको किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो मेरी ये सलाह होगी, 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखिए, उसमें 70% आप बिजनेस मॉडल, गुड बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें 10 कंपनियां चुनिए, यानी हर कंपनी में 7%, और बाकी के जो 30% आप अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर डालिए, वहां पे 15 कंपनियां 2-2% ईच, ताकि आपकी 25 स्टॉक की पोर्टफोलियो एक मॉडरेट के लिए अगर अग्रेसिव हो तो 80-20 कीजिए, अगर बहुत कंजर्वेटिव तो अब 60-40 कीजिए, ये होता है। तो क्यों इसमें कह रहा हूं कि आपको 70% पोर्टफोलियो में एक रेगुलरिटी ऑफ अर्निंग्स और सस्टेनेबिलिटी ऑफ मॉडल से आपको कुछ डिसेंट इनकम आएगी, मगर इन बाकी 15 कंपनी में जिसमें 30% का निवेश कर रहे हैं, बाकी 15 कंपनी से 1 या 2 क्लिक होए ना, तो ये 70 से ज्यादा आपको रिटर्न वहां से मिल सकता है, मगर कौन है वो 2 कंपनियां जो आपको रिटर्न देने वाली, ये आपको पता नहीं। तो उधर डाइवर्सिफाई कीजिए, इधर कंसंट्रेट कीजिए। सर ये जो यक्ष प्रश्न है ना, अभी मैं इस पे भी आने वाला हूं, अभी थोड़ा मैं बैकग्राउंड कर रहा हूं यहाँ पे। अभी तो ये यक्ष प्रश्न मैं लेके आने वाला हूं जहां पे एक बड़ा डिसरप्शन हिंदुस्तान में हो रहा है। प्रकाश जी, संक्षेप में बताइएगा, जो बात मैंने इनसे पूछी थी कि एक ही सेक्टर की 2 कंपनी में एक ही तरह की गलती पे एक की धुनाई और एक को माफी, एक सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि कुछ स्टॉक को तमाम बुराइयों के बावजूद भी ट्रस्टवर्दीनेस बनी रहती है, री रेटिंग हो जाती है उनकी। मतलब ये तो लोगों ने एक बड़ा फार्मूला बना लिया है कि कोई टॉप नॉच पेंट कंपनी का रिजल्ट खराब है तो उस दिन लॉन्ग करने का, क्योंकि 2 दिन बाद वो चल जाएगा, और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो ये भेदभाव क्यों होता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट नीरज जी। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर आप बिजनेस मॉडल, बिजनेस जो है पारंपरिक बिजनेस के तुलना में उनको सेट करने में बहुत पैसे लगे हैं, बहुत पैसा बर्न हुआ है। जो अजय कह रहे थे कि कैश बर्न इतना हुआ है उस नए काम करने का, उस नए सेगमेंट को डेवलप करने का, कि किसी और के लिए आना उस कारोबार में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर अर्निंग्स में कहीं थोड़ी बहुत गिरावट अगर एक आध क्वार्टर में आती है और लॉसेस कंटिन्यूड रहते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते। जैसे डीमार्ट को लीजिए, अब डीमार्ट था तो ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन उन्होंने उसको डिसरप्ट किया। डिसरप्ट कैसे किया कि उन्होंने एक नए तौर तरीके से खुद की दुकानें लेके, स्टोर्स लेके, सस्ते में माल बेच के लोगों को लॉयल बनाया और कम मार्जिन पे भी टॉप लाइन ग्रोथ की वजह से प्रॉफिटेबल बने। अब ये जब मॉडल आया था तो बहुत नया लगता था, कईयों ने
कुछ और चीजें ट्राई की। तो इस टाइप के बिजनेसेस में पैसा जो लगा है, जो लागत लगी है नीरज, उसमें जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस जो हम बोलते हैं, उसकी वजह से इनको वैल्यूएशन मिलता है, ना कि इनकी अर्निंग्स प्रोफाइल को लेके। अर्निंग्स तो अभी आनी बाकी है या बढ़नी बाकी है, लेकिन ऐसा कारोबार कोई और करना चाहे तो उसकी इतनी ज्यादा लागत लगती है कि कोई और कर ही नहीं पाता। तो इसलिए इनको प्रीमियम मिलता है कि अगर मुझे उस क्षेत्र में रहना है या उस क्षेत्र में मेरे को एक्सपोजर लेना है तो मुझे ऐसी कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। सो पॉइंट इज कि अर्निंग्स में गिरावट आती है, पिटाई इसलिए नहीं होती कि आप उसको माफ कर देते हैं। मतलब ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर मैं पीएचडी की एग्जाम मतलब ये सीए की एग्जाम के लिए बैठ रहा हूं और एक आध पेपर मेरा ठीक नहीं गया तो मुझे माफ किया जाता है, बट मैं अगर 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम के लिए बैठ रहा हूं और फेल होता हूं तो बहुत पिटाई होती है। तो सीए के लिए आपके पास दूसरा अटेम्प्ट होता है, आप इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि टफ माना जाता है। बट जो रेगुलर पढ़ाई है उसमें आप इस टाइप की कोई भी लैप्सेज या इस टाइप की कोई गिरावट को टॉलरेट नहीं कर पाते। सो ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि नए बिजनेसेस की अर्निंग्स प्रोफाइल पे फोकस नहीं होता, बिजनेस मॉडल पे ज्यादा होता है कि आगे चल के बिजनेस कमाएंगे, कब तक कमाएंगे, कितनी जल्दी कमाएंगे, और इस बिजनेस को सेट करने के लिए और कोई अगर आता है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहती है। करेक्ट चड्ढा सर, ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और उसमें जो ग्रोथ आगे कर सकते हैं वो दिखना चाहिए। अब कुछ लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखेंगे, जो भी देखें, लेकिन एक ट्रस्टवर्दीनेस और एक विजिबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, और ये कैपेबिलिटी दिखे कंपनी रहेंगे तो जिरोधा से बहुत पीछे छूट जाएंगे, वो उसको कैचअप भी नहीं कर पाएंगे। इस पे आप सहमत हैं या और कुछ भी इसमें और जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रकाश जी से, और जो बाकी मान्य लोगों ने कहा। इसमें बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है जी, एक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने बोला। और ऑफन ये जो फर्क होता है ना, जो बाजार के जो कुछ फेवरेट होते हैं और जिनको कम वैल्यूएशन, वो यूजुअली गवर्नेंस और मैनेजमेंट होता है ज्यादातर, अदर देन जो फैक्टर्स उन्होंने बोले, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, आपने एक बात बोली कि कैसे वो मैनेजमेंट अडेप्ट कर सकता है। आप देखिए जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कितनी कंपनीज हैं एनर्जी सेक्टर में वर्ल्ड वाइड जो टेक्नोलॉजी कंपनी, कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी कंपनी बन पाई है पिछले 15-20 साल में। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज जैसा हमने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो अब जो 10-20 साल पहले थी उसकी शायद आज 1/10 भी उनकी मार्केट कैप नहीं है। तो ये जो डिसरप्टिव वर्ल्ड है, इसमें हमारी जो एबिलिटी है अडेप्ट करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप कैसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट एम्ब्रेस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आईटी सेक्टर में ही देखना है। हम एशियन पेंट्स का हमेशा नाम लेते हैं, पहली कंपनी थी जो सुपर कंप्यूटर लाई, इन्वेंट्री मैनेज किया। हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के पीछे बात कर रहे थे कि कैसे एनर्जी मार्केट प्लेस बन रहा है। हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्लेस की बात करी। हम कई बार एनालाइज करते हैं बहुत सारे कंपनीज को। मैं देख रहा था कि मैरिको, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी कंपनीज पे अगर आप बात करेंगे, वो डिजिटल ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनल पावर कंपनीज की बात करिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी। और मैं देख रहा था टाटा पावर ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ सोसाइटीज में उन्होंने ये इंसेंटिव दिया है कि अगर आप 0.1 रुपीज यूनिट ज्यादा देंगे तो आपको चॉइस देंगे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी ले सकते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप ब्रिक एंड मोर्टार सेक्टर में भी कर, कैसे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कैसे आप खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो सर एक छोटा सा मुझे यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आएंगे तो जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इसके आधार पर एक सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। जाते जाते सिर्फ ये बता दें कि ट्रस्टवर्दीनेस कितना मैटर करती है। 1992 में 4300 का था इंडेक्स, और उसके बाद 2003 में वो था, यानी 1.8% की CAGR थी, जो कि FD उस समय 10-12% का था। बुरी तरीके से मार्केट ने मात खाई। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि उसमें से 10 आदमी भी उस समय से आज तक इन्वेस्टेड हैं, तो उन्होंने FD को बुरी किया होगा, क्योंकि आज 58,000 पे सेंसेक्स खड़ा है, निफ्टी 18,000 पे खड़ा है। कहने के सेंस यहाँ पे ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि ट्रस्टवर्दीनेस उस बिजनेस में, उस मॉडल में कितना है, आपको ये बड़ा मैटर करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और चूंकि आज वर्ल्ड EV डे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, इस सेक्टर में कंपनी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो कंपनी ढूंढने के तरीके भी हमने आप लोगों से डिस्कस कराए हैं। अब इसके आधार पर पूछेंगे कि अगर इस सेक्टर में कुछ चुनना हो तो क्या देखने चाहिए आदमी। कंपनी का नाम अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन क्या देखें ये जरूर बताइएगा ब्रेक के बाद। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में।
स्वागत है आपका IBIX कैश स्टूडियो से और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। बातचीत हो रही थी कि सेक्टर को कैसे पहचाने, कंपनी को कैसे पहचाने। इस पे मोटे तौर पे हम लोगों ने ये तय किया कि ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, बैलेंस शीट भी आप देखिए, लेकिन सबसे ज़रूरी कि फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है और जिस एरिया में वो करना चाहती है उसमें स्केलेबिलिटी की कितनी गुंजाइश है, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और बैलेंस शीट तो जो ट्रेडिशनली देखते हैं वो देखना ही चाहिए। आज चूंकि वर्ल्ड EV डे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डे, दुनिया भर में बड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है सर, तो बहुत संक्षेप में आप लोगों से जानना चाहूँगा मैं कि इंडिया में मान लीजिए कोई आदमी ये ढूंढना चाहता है कि इतना हो अल्लाह तो मच रहा है EV का, शेयर में क्या लगाएं, तो बैटरी वाली कंपनी भी है, पावर चार्जिंग वाली है, गाड़ी बनाने वाली है, टेक्नोलॉजी वाली है। तो अजय बग्गा सर बहुत ब्रीफली बताइएगा कि अगर किसी को इस सेक्टर में, सेगमेंट में निवेश करना है फ्यूचर को देखते हुए, तो वो कहाँ निवेश करे? अगर आप कंपनी नाम ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उस दरवाजे तक तो जरूर पहुंचाएं कि उसको क्या देखना चाहिए इसमें। देखिए, जो सप्लायर्स हैं इनके उनमें निवेश करिए अभी, बट चांसेस बहुत मिलेंगे नीरज। पिछले साल वॉरेन बफेट ने अपने सालाना स्पीच में बताया था कैसे 1920 में 2000 ऑटोमोबाइल कंपनियां थी अमेरिका में और फिर 3 रह गई कुल। तो EV में भी यही हो रहा है कि दर्जनों कंपनियां खुलती हैं रोज। प्राइवेट इक्विटी मनी आप EV लगा दीजिए या फिनटेक बोल दीजिए अपने आप को, या एडटेक बोल दीजिए, जितना पैसा आपको उठाना आप उठा सकते हैं। तो बहुत पैसा आएगा इसमें, कितना वैल्यू क्रिएट होगा वो क्वेश्चन मार्क है, इतना जल्दी नहीं होता। दूसरा, जो इनकम्बेंट्स हैं वो भी तैयार है, वो मुस्तैद है। फेरारी तक अब बात कर रहे हैं लॉन्च करने की इलेक्ट्रिकल ओनली व्हीकल्स। आप पोर्शे देखिए, पोर्शे की 2 गाड़ियां चल रही हैं। वोल्क्सवैगन ने तो बहुत आगे काम कर लिया। तो इनकम्बेंट्स, टोयोटा ने इनकम्बेंट्स आएंगे। तीसरा, जरूर ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जो इसको भी डिसरप्ट करेगी। बैटरीज बनेंगी, जो मुकेश अंबानी जी ने बोला, ग्रीन हाइड्रोजन जो आएगा, उस तरह का अगर कुछ चीज हो गया, वो बैटरीज भी शायद हो सकता है कि काफी हद तक डिसरप्ट हो जाए। तो ये सोच के आपको चलना है कि एक घोड़े पे पैसा नहीं लगाना, जितने घोड़ों पे पैसा लगा सके उतने पे लगाइए, या फिर प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू आइए जो सब कुछ करके आपको देगा। बट सप्लायर्स के पास मुझे लगता है कि ज्यादा बनेगा मैन्युफैक्चरर्स के बनिस्पत। मैन्युफैक्चरर्स 2 फॉरेन मैन्युफैक्चरर भारत में बंद होके चले भी गए। इतना आसान नहीं है वहां पे फैक्ट्रियां चलाना और पूरा मैनेज करना। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। सुनील सुब्रमण्यम, आप प्रोफेशनल आदमी हैं सर, आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो आपके बोर्डरूम में बड़ा डिस्कशन होता होगा कि ये नई थीम आ रही है, इसको पकड़ना है। कैसे पकड़ रहे हैं आप लोग सर? तो मैं कहूंगा कि अजय बग्गा की एक्सप्लेनेशन को आगे लेते हुए, तो पहले EV में कई सारी कंपनियां EV पे एंट्री कर रही है, एग्जिस्टिंग और न्यू, मगर वो EV प्लांट बनाने में पहले 5-6 साल में लगेंगे। तो कैपिटल गुड्स सप्लायर्स टू EV मैन्युफैक्चरर, उनको पहले ऑर्डर बुक आएगा, क्योंकि 10 कंपनियां एंटर करेगी, शायद उन 10 में से 2 सर्वाइव होगी, मगर फैक्ट्री तो लगेगी। तो मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स टू सेटअप EV जो सप्लाई होता है उस पर मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि उनमें अर्ली ऑर्डर बुक और अर्ली वैल्यूएशन गेन मिल सकता है। वो एक चीज है। सेकेंड चीज ये है कि EV क्या होती है, EV अल्टीमेटली प्लैनेट के लिए फ्रेंडली है। तो कुछ लोग EV खरीदते हैं क्योंकि वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, एक अच्छी सोच होती है, मगर ज्यादातर लोग इसलिए EV खरीदेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी के कारण और इलेक्ट्रिसिटी के कारण उनकी रनिंग कॉस्ट जो कम होती है। तो कौन से सेगमेंट में एक पेट्रोल या डीजल का कॉस्ट उन्हें हर्ट करता है, उधर ही EV का ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे तो 2 व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि 2 व्हीलर सेगमेंट में आम जनता चलाती है, ज्यादा चलाती है, उनका मिडिल क्लास इनकम के पॉकेट में पेट्रोल का दाम का कुछ असर ज्यादा पड़ता है, तो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा EV, और वॉल्यूम मार्केट है। तो मेरा फर्स्ट बेट वहीं पे होगा जहां पे वॉल्यूम्स है, जहां पे पीपल कमर्शियल कारण, इकोनॉमिक्स कारण के कारण वो गाड़ी खरीदेंगे। उस सेगमेंट में मैं एक्सप्लोसिव ग्रोथ और विनर देखता हूं। तो शायद उसके पीछे हम तो एक थोड़ा लंबा बेट लगाएं। जो मास ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, 2 व्हीलर वाली जो कंपनीज हो सकती है जहां पे ज्यादा प्रेफरेंस होगा, वहां पे गेम करना चाहते हैं। सर प्रकाश गावा जी, सर संक्षेप में, गाड़ी बनाने वाली, प्लेटफॉर्म बनाने वाली, EV स्टेशन लगाने वाली, टेक्नोलॉजी देने वाली, आप कहां बेट कर रहे हैं? आप लोग कुछ स्टडी कर रहे हो तो?
नीरज भाई देखिए, गाड़ी कोई भी बना ले, जैसे अजय ने कहा, सुनील ने कहा, बहुत लोग आएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे, लेकिन हर गाड़ी को चलाने के लिए आपको चार्जिंग चाहिए होगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो जिस टाइप का विस्तार है हिंदुस्तान में, और जहां हर पॉइंट पे आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ने वाली है, उस लिहाज से सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी में करिए, जो कंपनी चार्जिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रही हैं। उसमें जो टाटा पावर, गुरमीत ने टाटा पावर की एक झलक आपको बताई भी थी पुराने पिछले सवाल का जवाब देते वक्त। टाटा पावर ने आज भी ऐलान किया है कि वो हर जगह चार्जिंग स्टेशन कर रहे हैं, कॉलोनीज में कर रहे हैं, सोसाइटीज में कर रहे हैं। उन्होंने कई पेट्रोलियम कंपनीज के साथ करार किया, रिलायंस जियो ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी करेंगे। तो चार्जिंग स्टेशन जो है वो दैट विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। और आप चाहे कोई भी गाड़ी इस्तेमाल करें, आपको चार्जिंग स्टेशन पे तो जाना ही पड़ेगा। तो उसका इस्तेमाल होगा, मतलब आप तेल बेच रहे हैं वैसा हो जाएगा कि आप चार्जिंग बेच रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन की सुविधा बेच रहे हैं। सो मेरा बेट जो है ईवी की साइड में वो सबसे पहले टाटा पावर पे है, और उसमें बाकी सब चीजों के आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा मजबूत बन सकता है। टाटा पावर अच्छा नाम आपने ले लिया। देखिए इसमें तो एक चार्जिंग स्टेशन भी है, पावर भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, काफी कुछ इसमें मिल रहा है। गुरमीत जी, आप ईवी को कैसे प्ले करना चाहेंगे? तो मैं सहमत हूँ प्रकाश सर और सुनील जी से कि आपको पूरे ईवी इकोसिस्टम को देखना है, खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनल मैन्युफैक्चरर को नहीं देखना है। इनफैक्ट हमारे पास अभी वो प्योर प्ले है नहीं। ओला इलेक्ट्रिक कल को लिस्ट होता है, या अभी टेस्ला इज द प्योर ईवी मैन्युफैक्चरर प्ले। तो इसमें टाटा पावर सर ने कवर किया। इसमें टाटा पावर में आपको एक चीज और मिलेगी कि वो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो पे भी प्ले है। उनका 2025 का टारगेट है कि 60% जो उनका एनर्जी पोर्टफोलियो है वो क्लीन एनर्जी का होगा, जिसमें आपका सोलार वगैरह आता है। तो उसमें आपको डबल प्ले है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, और ईवी का जो चार्जिंग स्टेशन उन्होंने बताया उनका मार्केट शेयर है। उन्होंने HPCL से टाई अप किया है चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए मल्टीपल सेक्टर्स में। दूसरा देखिए, भी सोना कॉमस्टार का IPO आया था, हालांकि शेयर डबल हो गया है, 300 के आसपास का IPO बैंड था, अभी 550 है। ये इनका 41% रेवेन्यू नीरज जी ईवी और हाइब्रिड से है। और ये ना एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बोलते हैं, जब आप व्हीकल का पार्ट बनाते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपका हाइब्रिड असेंबली होती है या डिफरेंशियल असेंबली होती है, वोल्टेज ट्रैक्शन होता है और इन्वर्टर होता है। ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो ये इंटीग्रेटेड एक यूनिट में सप्लाई कर सकती है। इनोवेशन रेट पे आया, पर हालांकि इसका कोई भी ईवी कंपनी का आपको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आपको वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत सारी बैटरी स्टोरेज कंपनी है, हमने देखा भी एक्साइड ने अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस लगभग बहुत अच्छे वैल्यूएशन प्रीमियम मल्टीपल पे भेजा। उसका 60% मार्केट शेयर है बैटरी स्टोरेज में। टू व्हीलर में उनका 85% मार्केट शेयर है, और वो उस पर काम कर रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन है जिनका क्लीन टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो। तो हमें इसको निरंतर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर सकते। इसमें आपको एक बास्केट बनाना पड़ेगा, उसमें आपको पूरे बेट्स लेने पड़ेंगे, और आप दुआ करेंगे कि मेरे 1 या 2 बेट्स अच्छे प्ले हो जाए। करेक्ट। तो ये कुछ आइडियाज हैं, कुछ थीम्स हैं जहां पे आपको हम ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आज की इस पूरी निचोड़ को समेट देता हूं 30 सेकंड में, जल्दी से बता देता हूं आपको कि वैल्यूएशन को आपको जब देखना है तो उसमें यह देखना कि आगे फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो सकती है, क्योंकि वो डिस्काउंटिंग आपको करंट प्राइस में नहीं मिलती है। आपको करंट प्राइस की जो मिल रही है वो बैलेंस शीट देखेंगे, फिर आपको लगेगा EPS में 150 रुपये क्यों मिल रहा है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है उस कंपनी में, एक वो, दूसरा ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट कितना इंटैक्ट है, वो किसी भी बुरी स्थिति को झेलने के लिए कितना तैयार है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारे जो नए पैरामीटर्स आजकल देखे जा रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। पुराने जरूर देखिए, आप मल्टीपल्स देखिए, बुक वैल्यू देखिए, कैश फ्लो देखिए, ROC देखिए, जो मर्जी सो देखिए, लेकिन फ्यूचर जरूर देखिए, वरना नोकिया जैसा हाल हो जाता है। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन ऑल ऑफ सडन बंद। तो फ्यूचर को आपको देखना है, जो हम सिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने ईवी को आज जानबूझ के डाला कि ये एक नया बिजनेस है। यहाँ बहुत सारी पुरानी कंपनियां बंद हो जाएंगी क्योंकि वो बदलने के लिए शायद अभी तैयार नहीं हो रही हैं। तो वो फ्यूचर को डिस्काउंट करना है आपको। दूसरी चीज़, जो वैल्यूएशन को हम लोगों ने चर्चा की, तो हमारे सारे एक्सपर्ट के बीच में सहमति है कि बाजार अभी भी महंगा नहीं, क्योंकि जब नई नई कंपनियां आएंगी तो अपने आप मार्केट का आपको बढ़ता हुआ दिखेगा GDP के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए आपको बहुत उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1980 में 100 का सेंसेक्स था, आज 58,000 का है। और 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ इस देश में, तमाम लोग कहते रहते कुछ भी नहीं हुआ इस देश में, लेकिन मार्केट 500 गुना बढ़ चुका है। और जापान में जहाँ बहुत कुछ हुआ है, वहाँ का इंडेक्स अभी अपने हाई को नहीं तोड़ पाया है। तो भारत में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, फ्यूचर वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से इस वीकेंड को मनाइए, गणपति का आशीर्वाद लीजिए,
और हमने ईवी पे एक शो किया है स्पेशली, वीकेंड के दौरान वो चलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ईवी पे हम एक और शो करेंगे जहाँ पे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करके बताएंगे अलग अलग सेगमेंट में कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो शायद आपकी और ज़्यादा मदद होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हैप्पी वीकेंड, अच्छे से गणपति मनाइए। मंडे को फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।